बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का अध्याय 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नगर प्रशासन। और इस अध्याय के तहत हमने पूर्व 2 भागों में ये बातें जान ली हैं कि हमारे नगर प्रशासन के लिए नगर निगम कार्य करती है, छोटे शहरों में नगर पालिका कार्य करती है, और वह कौन कौन से कार्य करती है उनके बारे में हम जान चुके हैं। साथ ही हमने ये भी सब अध्ययन कर लिया है कि नगर निगम या नगर पालिका का गठन कैसे होता है, कौन कौन लोग होते हैं जो पूरे शहर के लिए कार्य करते हैं, और वो किस तरीके से पूरे जनता के लिए कार्यों के लिए विभाग बनाते हैं, समितियों का निर्माण करते हैं, और ये जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए नगर निगम को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। इन सब के बारे में हम पूर्व के भागों में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा भाग है बच्चों, ये इससे संबंधित है कि नगर निगम में कई बार ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर सरकार के द्वारा या नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसी समस्याओं से को खत्म करने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए जनता के द्वारा कैसे प्रयास किया जाता है, यानी कि ये जो भाग है ये जनता की समस्याओं के समाधान से संबंधित है। इसके लिए बच्चों हमारी पुस्तिका में एक बहुत ही सुंदर सा घटनाक्रम दिया हुआ है, और वह घटनाक्रम किसका है? गंगाबाई का। उस गंगाबाई के घटनाक्रम को हम अध्ययन करेंगे कि कैसे उसने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए नगर निगम का विरोध किया। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो लोग होते हैं वो कैसे विरोध करते हैं। किसी वार्ड के गली मोहल्ले की किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, पार्षदों के घरों के बाहर धरना देते हैं, नगर निगम कार्यालय में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, और फिर समस्या का निदान पार्षद व आयुक्त मिलकर करते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है बच्चों किसी भी समाधान के लिए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं गंगाबाई का। गंगाबाई एक महिला है जिसके पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। बच्चे जब खेलते हैं तो उससे भी वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, बच्चे खेल नहीं पाते, बीमारियां फैल जाती हैं, नालियां जाम हो रखी हैं, पानी नहीं आ रहा है। तो गंगाबाई जब अपने पूरे मोहल्ले की ये बुरी व्यवस्था देखती है तो वह कुछ महिलाओं को इकट्ठा करती है अपनी कॉलोनी की, और उन महिलाओं को इकट्ठा करके वो किसके पास जाती है? अपने जो भी वार्ड है उस वार्ड के पार्षद के पास। क्यों जाती है? क्यों बच्चों अपने पार्षद के पास ही क्यों जाती है? क्योंकि पार्षद ही वह व्यक्ति होता है जिसको पूरे वार्ड के लोगों ने चुना है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जो भी उनकी समस्याएं होंगी वो अपना नेता ही सुलझाएगा, इसलिए वो पूरे कॉलोनी की महिलाएं पार्षद के पास जाती हैं। पार्षद के पास जाकर वो अपनी समस्या बताती हैं कि भाई आप हमारी ये समस्या का निदान कीजिए। पार्षद एक बार में 2 बार में उनकी बात नहीं सुनता तो फिर वो महिलाएं धरना देती हैं। धरने का मतलब क्या होता है? पार्षद के घर के सामने बैठ जाती हैं, जब तक आप हमारी समस्या को नहीं सुनोगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो जाकर क्या करती हैं? धरना देती है। धरना देने के बाद में जब पार्षद को ये बात पता चलती है कि भैया धरना दे रहे हैं, तो उससे फिर वो फटाफट कार्य करता है, और पार्षद फिर ये कहता है कि आप एक अर्जी दे दीजिए। अर्जी का मतलब शिकायत कर दीजिए। शिकायत कैसे? एक एप्लीकेशन लिखिए कागज के ऊपर कि हमारी ये समस्या है, हमारे कॉलोनी के अंदर सफाई नहीं हो रही, कचरा उठाने के लिए कोई कचरा पात्र नहीं है, गाड़ियां नहीं आ रही, नालियों की सफाई नहीं की जाती, झाड़ू नहीं लगाई जाती। इसकी पूरी आप कागज पे एप्लीकेशन लिख दीजिए। इस अर्जी के अंदर बच्चों क्या किया जाता है? जो भी अर्जी दी जाती है उसमें कॉलोनी के जितने भी लोग होते हैं जो कि मतदान करते हैं, वयस्क होते हैं, उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि भाई कॉलोनी के जो सभी लोग हैं इस अर्जी के अंदर शामिल हैं। तो इसीलिए फिर एक एप्लीकेशन लिख के पूरे कॉलोनी के लोगों के साइन करवाए जाते हैं, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और फिर इस अर्जी को लेकर पार्षद जो होते हैं सफाई आयुक्त को भी अपने साथ ले लेता है। सफाई आयुक्त कौन है? जो सरकार के द्वारा चुना गया कर्मचारी है, जो उस वार्ड के लिए लगाया गया है। तो पार्षद और सफाई आयुक्त दोनों आपस में मिलकर फिर किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास जाने के बाद ही वहां की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। जब बच्चों गंगाबाई अपने पार्षद और आयुक्त को लेकर, समस्या के आयुक्त को लेकर जब कमिश्नर के पास जाते हैं तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। फिर वो काफ़ी दिनों तक प्रयास करते हैं, आंदोलन निकालते हैं, सभी लोग धरने पे बैठ जाते हैं या यातायात को रोक लेते हैं रोड के ऊपर बैठ के। ऐसे कई तरीके अपनाती है जनता,
और फिर इन विरोधों के बाद में जो भी अधिकारी होते हैं वो उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। 1 या 2 दिन के पश्चात उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि कैसे गंगाबाई ने अपनी समस्या को समाधान किया। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया, वो पार्षद से मिली। उसके बाद में उन्होंने अर्जी दी, पूरे कॉलोनी वालों ने मिलकर अर्जी देने के बाद में वो सफाई अभियंता और पार्षद के साथ मिलकर नगर निगम के कार्यालय में गए। 1 दिन में कार्य नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, तीसरे चौथे दिन 4-5 दिन में उनकी शिकायत सुन ली गई और फिर नगर निगम के आयुक्त के द्वारा 2 दिन में सफाई की व्यवस्था को नियमित करने के आश्वासन दे दिए गए कि भाई 2 या 4 दिन में आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों शहरों के अंदर लोग अपनी समस्या का समाधान करते हैं। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। टीकाकरण की समस्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, शिक्षा संबंधी हो सकती है, बिजली संबंधी हो सकती है, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं जिनका लोग इस तरीके से विरोध करके और इन अधिकारियों को के सामने बार बार में अर्जी देके अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। समझ में आ गया? अब हम ये देख लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो नगर निगम में कुछ कार्य होते हैं वो सरकार के द्वारा सरकार के रूप में या नगर निगम के द्वारा ही नहीं किए जाते, बल्कि इनको जो निजी कंपनियां होती हैं उनको दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे कार्य होता है? जैसे यास्मीन खाला है। यास्मीन खाला एक सरकारी कर्मचारी थी, नगर निगम में कार्य करती थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, सेवानिवृत्त हो गई, रिटायर हो गई। तो यास्मीन खाला को अब ये बात पता चली है कि अब नगर निगम के अंदर जो कार्य होता है वो जो निजी कंपनियां होती हैं उनको दे दिया गया, जिसको हम ठेका भी कह सकते हैं। आम भाषा में क्या कहते हैं, काम को ठेके पे दे दिया। ठेके पे देने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देना, यानी कि सरकार उनको कुछ आमदनी लेके उनको वो कार्य दे देती है। जो भी उनकी इनकम होगी, जो भी उससे उनको आय होगी, उसका आधा पैसा सरकार के पास चला जाता है और आधा पैसा जो भी वो कंपनी होती है वो ले लेती है। तो इसके लिए बच्चों हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रोजगार किस तरीके से होता है, कैसे कार्य करता है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद में क्या क्या बदलाव हुए। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो भी बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। निजी ठेकेदार रख लिए हैं, इससे निजीकरण कहते हैं। अब ये प्रश्न भी आता है कि निजीकरण किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को सरकार किसी निजी कंपनी को दे देती है, निजी लोगों को दे देती है करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? निजीकरण। क्या कहा जाता है? निजीकरण। तो ये जो ठेकेदार लगाए जा रहे हैं कार्य करने के लिए, सफाई के कार्य करने के लिए या जो भी निर्माण कार्य करने के लिए भी ठेकेदार लगा दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं निजीकरण। शहर के लिए बच्चों बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो ठेकेदारों को दिए जाते हैं। जैसे रोड बनाने का कार्य भी निजी कंपनी के ठेकेदार को दे दिया जाता है। समझ में आया? नालियां बनाने का कार्य है, सफाई कार्य है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सरकार निजी कंपनी के लोगों को दे देते हैं। अब इसमें आप बताइए फायदा होगा या नुकसान होगा? कुछ हद तक तो हमें फायदा होता है, क्योंकि निजी कंपनियों के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो वो व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है। लेकिन कुछ अर्थों में इससे बहुत घाटा होता है, बहुत हानि होती है। और वो क्या होती है बच्चों? वह हानि यही होती है कि जब भी ये काम सरकारी कर्मचारी के अलावा निजी कंपनी को दिया जाता है तो उससे कुछ ऐसे मजदूर होते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सरकारी पद पर कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पद छिन जाता है, उनका रोजगार छिन जाता है। तो ऐसे में वो जिन मजदूरों को रखते हैं वो कम पैसे में रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जो कम पैसे में कम वेतन में मजदूर रखे जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो सामान्य लोग हैं जो मजदूरी पे कार्य कर रही हैं उनका नुकसान हो जाएगा। और भी कई अलग अलग तरीके के नुकसान होते हैं। जिन निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों को नौकरी अस्थायी होती है, क्योंकि सरकार तो स्थायी रूप से रखती है, लेकिन ये ठेकेदार बदलते रहते हैं मजदूरों को।
कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जितने भी ठेकेदार होते हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से काम करवाते हैं, पैसा कम देते हैं, शोषण ज़्यादा करते हैं, है ना। इससे कई बार ऐसा होता है जो संक्रमण फैल जाता है, जो मजदूर काम कर रहे हैं वो घायल हो जाते हैं, उनके लग जाती है, तो ये ठेकेदार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा बच्चों, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं सूरत का। सूरत शहर के अंदर ऐसी ही बहुत बड़ी समस्या हो गई थी पानी संबंधी, और इस पानी की समस्या ने पूरे शहर को किस तरीके से खतरे में डाल दिया था, उसकी हम एक घटना देखते हैं। सूरत शहर में गंदगी से बीमारी का प्रकोप कैसे फैला। 1994 की बात है बच्चों ये। इस उदाहरण से आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि शहर में अगर सही तरीके से कार्य नहीं किया जाए तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूरत के अंदर क्या हुआ भाई, सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला। प्लेग एक बीमारी होती है बच्चों, प्लेग एक बीमारी होती है जो फैलती है चूहों से। किससे? चूहों से, यानी कि जो चूहे होते हैं उनकी लार में एक कीटाणु हो जाता है, के कारण ये रोग फैलता है, प्लेग। तो सूरत के अंदर ये प्लेग फैला। अब प्लेग फैला चूहों से, तो चूहे कैसे होते हैं? गंदगी के अंदर चूहे पनपते हैं। पानी के अंदर जो गंदगी हो गई या नालियों में जो गंदगी हो गई, उससे चूहे फैले और उससे प्लेग पूरे शहर में फैल गया। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। कब? 1994 की बात है, वर्तमान की बात नहीं है बच्चों ये। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर होती जा रही थी। ऐसा बच्चों क्या हमारे भी साथ भी हो रहा है? क्या आपकी कॉलोनी में भी हो रहा है? आप जहां रह रहे हो, आप क्या इसके लिए भी लापरवाह हो कि नगर निगम ही कार्य करेगा, हमें सफाई नहीं करनी है, जैसे कि सूरत में 1994 में हुआ। आम जनता होती है वो ये सोचती है कि ये जो सफाई का कार्य है ये नगर निगम का है, हमारा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर का कचरा हम रोड पे फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। अब ये होता है कि हमारा घर साफ हो गया लेकिन कॉलोनी गंदी है। लेकिन बच्चों ये बात भी तो ध्यान रखने की है कि अगर हमारे आसपास का वातावरण ही गंदा होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। इससे जो भी बीमारी फैलेगी कॉलोनी में, उससे हम भी प्रभावित होंगे, हम भी बीमार होंगे। बिल्कुल सूरत में भी ऐसा ही हुआ। लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे, नालियां रोक दी थी, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, जिससे चूहे पनप गए और प्लेग का जो रोग था वो पूरे सूरत में फैल गया, जिससे काफ़ी लोग मरे, काफ़ी बीमार हुए। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, ये ध्यान रखना है कि जब प्लेग फैलेगा तो हवा के जरिए फैलता है, इसलिए बहुत तेज़ गति से शहर के अंदर फैल गया। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत सारे लोगों को और भी काफ़ी तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि संक्रमण होता है। संक्रमण का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैल जाता है। तो प्लेग भी ऐसा ही था। तो लोगों को अपने जो भी सदस्य प्लेग से बीमार से ग्रसित थे उनको अलग रखना पड़ रहा था। अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था देखनी पड़ रही थी, बहुत स्वास्थ्य विभाग को भी काफ़ी सारा खर्चा करना पड़ा इसके लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर को अच्छी तरीके से सफाई हुई। अब जब भी शहर में ऐसी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, कोई प्रकोप होता है, तो सरकार का दबाव वहाँ की नगर निगम के ऊपर आता है। नगर निगम के ऊपर सरकार का दबाव आया कि आपने अपने शहर की सफाई क्यों नहीं की, जबकि उसमें लोगों की भी भागीदारी थी कि लोगों ने भी पूरी अपनी अच्छे तरीके से सफाई के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो जब नगर निगम पे ये दबाव पड़ा तो नगर निगम ने बहुत कड़ाई से उस चीज़ को लिया और हर क्षेत्र का बहुत अच्छे से सफाई की। जो लोग अपने कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, उन पे जुर्माना लगाया कि अगर आपने ऐसी गंदगी करी तो आपके जितने भी लोग हैं कॉलोनी में रह रहे हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा। उनके लिए जुर्माना घोषित कर दिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे साफ अगर कोई शहर है तो वो है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ शहर हमारे देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ शहर माना जाता है। और दूसरे नंबर पे माना जाता है सूरत।
दूसरे नंबर पे कौन है हमारे देश का सबसे साफ शहर? सूरत। तो देखो कहाँ तो 1994 में सूरत के अंदर प्लेग जैसी बीमारी फैली सफाई के न होने के कारण, और अब सूरत में इतने कड़ाई से कार्य होता है कि वहाँ पर अब हमारे देश का सबसे साफ शहर माना जाता है। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि सरकार के साथ साथ में हमारी भी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। अब लास्ट में हम इस पूरे अध्याय का हमने अध्ययन कर लिया है। लास्ट में एक गतिविधि है बच्चों, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको बताना है, चर्चा करनी है एक दूसरे से, और फिर उसके आधार पर आपको इनका उत्तर खोजना है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया गया? आप जहां भी रह रही हैं, जिस भी शहर में रह रही हैं, या आपके किसी मोहल्ले में, कस्बे में रह रही हैं, तो आपको ये बताना है कि मोहल्ले में जो कूड़ा उठाने का, कचरा उठाने का कार्य होता है वो कब होता है? साप्ताहिक होता है, 7 दिन में होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, या नियमित रूप से होता है? कैसे होता है? ठीक है। दूसरी बात यह है, क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा कीजिए। क्या नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है? लोग किस तरीके से सड़क पर कचरा फैला देते हैं? और अगर नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जाता तो क्यों नहीं उठाया जाता? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सब का जिक्र करके, एक दूसरे से चर्चा करके अपने सहपाठी से, और आपको ये सारे इनके बारे में लिखना है। ये हमारी एक अंतिम गतिविधि हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमने ये पूरा अध्याय है यहीं पर समाप्त कर लिया है बच्चों। इस पूरे अध्याय के तहत हमने नगर निगम के जो प्रशासन था उसके बारे में जाना कि शहर के अंदर कैसे मेयर चुने जाते हैं, कैसे वार्ड पार्षद होते हैं, और वो सभी मिलकर पूरे नगर निगम के लिए कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझती हूँ ये पूरा अध्याय आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। साथ में इसमें ये भी हमने देखा कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी हमारे पूरे वातावरण की सफाई का ध्यान रखें। जहाँ भी हम रहें, हमारा जो घर का कचरा है या बाहर जाते समय जो भी हम कचरा करते हैं उसको हमेशा कूड़ादान में ही डालें, क्योंकि कूड़ादान का जो निपटान होता है वो नगर निगम के द्वारा तुरंत प्रभाव से कर दिया जाता है। तो हमें सड़कों पे कचरा नहीं फैलाना है, हमें भी अपनी भागीदारी नगर निगम के साथ निभानी है। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम इस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनका हल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।